मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड एक वीडियो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बैंकिंग के रिलेटेड एक हम वीडियो बना रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर इसको पोस्ट करेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे देखें और दूसरों के लिए इसे लिंक को प्रोवाइड करें। सब्सक्राइब भी करिए और जैसा आप लोगों को मांग रहेगा हम उस तरह से आगे करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा पढ़ा हुआ अपना नोट्स है। इस वीडियो को ही हम थोड़ा समझाते हुए आप लोगों के पास पोस्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में रखता है। इससे हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते रहता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में जैसे हमारा देश है तो हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं। कोई प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं। और सभी बैंकों का जो देख रेख करता है एक बैंक है, उसका नाम है RBI, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको हम लोग केंद्रीय बैंक के भी नाम से जानते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है तो हम जवाब देंगे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे हम RBI के बारे में आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बैंक, तो हमारा बैंक का टाइप्स कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बैंक का जो टाइप्स है, विभिन्न तरह के टाइप्स में आप लोग को हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बैंक को बांटे हैं शेड्यूल्ड बैंक में। अनुसूचित बैंक एक होता है, गैर अनुसूचित बैंक एक होता है, कॉमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं व्यापारिक बैंक एक होता है, डेवलपमेंट बैंक विकासशील बैंक, और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक। अब हम बारी बारी से इन सभी बैंकों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, शेड्यूल बैंक जिसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित बैंक, और नॉन शेड्यूल बैंक जिसको हम लोग कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसे बैंक जो RBI के एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और जो इस अनुसूची में शामिल नहीं होता है उस बैंक को हम लोग गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अनुसूचित बैंक जो है कौन से अनुसूची में लिखा गया है RBI एक्ट का, तो हम लोग बोलेंगे दूसरी अनुसूची में। ठीक है, इसके लिए शर्त, कोई भी बैंक अनुसूचित बैंकों के श्रेणी में कब आएगा, तो हम कहेंगे कि अनुसूचित बैंकों को कम से कम 5 लाख रुपये की पूंजी रखनी पड़ती है। जो भी अनुसूचित बैंक होता है तो कम से कम उसको कितने पूंजी रखना पड़ता है, 5 लाख रुपया की पूंजी रखना पड़ता है। यह RBI एक्ट के कौन से अनुसूची में लिखा हुआ है, तो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। और जो इस अनुसूची में नहीं लिखा हुआ है वो सारे बैंक क्या होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक होता है, जैसा कि इस नोट्स में दिखाया गया है। अब दूसरा टाइप्स है बैंक का कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, तो नाम से ही है कॉमर्शियल। इसका मतलब देखिए, इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो बैंक बैंकिंग सेवा प्रदान करके व्यापार प्राप्त करते हैं उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक भी भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए, कॉमर्शियल बैंक भिन्न भिन्न तरह के हैं। जैसे ये में हम दिखाएं पब्लिक सेक्टर का बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। प्राइवेट सेक्टर का बैंक निजी बैंक जिसको प्राइवेट बैंक बोलते हैं। C फॉरेजन बैंक विदेशी बैंक, और D में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बारी बारी से सभी बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक में अब हम लेते हैं पब्लिक सेक्टर का बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक क्या होता है, तो देखिए, जो भी पब्लिक सेक्टर का बैंक होगा, ऐसा बैंक जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है, इसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों की कुल संख्या 12 होगा। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे यहाँ कितने हैं, 12 बैंक हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में 12 में कौन कौन,
एक 11 वैसे बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और एक बैंक है SBI। ये 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक SBI बैंक, कुल मिलाकर 12 हो गया, जिसे हम लोग पब्लिक सेक्टर का बैंक कह रहे हैं। देखिए, जितना भी पब्लिक सेक्टर का बैंक है ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक होता ही है, तो सभी पब्लिक सेक्टर का बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो SBI बैंक है यह नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, एक ऑप्शन रहेगा SBI। तो हम देख लेंगे कि SBI राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। SBI का एक अपना सा अलग कहानी है। देखिए, SBI की जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। उस समय इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। 1 अप्रैल 2017 में कुल 6 बैंकों का SBI में विलय कर दिया गया था। हम 6 बैंक का नाम नहीं ले रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना जानिएगा, क्वेश्चन रहेगा कि SBI में कितने बैंकों का विलय किया गया था 2017 में। तो कुल कितने बैंकों का विलय किया गया था? 6 बैंकों का। और इसका डीपली SBI का डीपली वीडियो और हम आगे देंगे। हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है। तो सरकार के द्वारा किसी भी निजी संस्थान पर जब कब्जा कर लेता है तो उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण करना। तो सबसे पहले 1969 में 14 बैंकों का सरकार अपने कब्जे में ले लिया था, अर्थात 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस तरह से कुल मिला के 20 हो गया। जब 1993 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था जिसका विलय PNB में हो गया। तो 1993 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 19 हो गया था। अब 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो अभी कुल फिर 19 में से 2 गया तो 17 वो राष्ट्रीयकृत बैंक बच रहा था। और 1 अप्रैल 2020 में फिर 6 बैंक का विलय कर दिया गया था। तो वर्तमान में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या भी भारत में कितनी है, तो हम लोग कहेंगे 11 वो राष्ट्रीयकृत बैंक। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 गो के। 1980 में 6 गो के। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ PNB में? तो कहेंगे 1993 में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो 1 अप्रैल 2019 को। चलिए, और अब आगे देखते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक का ही एक दूसरा पार्ट है प्राइवेट सेक्टर का बैंक। ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक क्या होता है? तो हम कहेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यह निजी क्षेत्र के द्वारा खोले जाते हैं, लेकिन इस पर जो कंट्रोलिंग पावर होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी जो कंट्रोलिंग पावर होता है RBI के पास होता है। इसको RBI रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। जैसे HDFC प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, ICICI, यस बैंक और सारे बैंक हैं। प्राइवेट बैंक को भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक पेमेंट बैंक जिसको भुगतान बैंक कहते हैं और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको लघु वित्त बैंक कहते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक का क्वेश्चन रहेगा कि पेमेंट बैंक किस कमेटी के आधार पर बनाया गया था? तो हम लोग कहेंगे एक नचिकेत मोर कमेटी के आधार पर पेमेंट बैंक बनाया गया था। इसके लिए टोटल 100 करोड़ पूंजी रखा गया था। अभी कुल कितने पेमेंट बैंक हैं? तो हम कहेंगे कुल 6 गो पेमेंट बैंक हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला पेमेंट बैंक का नाम बताइए, तो आप कहिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। इस पेमेंट बैंक का काम क्या है? तो यह केवल डिमांड और डिपॉजिट करता है, मतलब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में मांग जमा करता है। अधिकतम इस पेमेंट बैंक में अधिकतम हम लोग 2 लाख रुपया तक रख सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड और ऋण लोन वगैरह यह नहीं देता है पेमेंट बैंक। एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि एकमात्र पेमेंट बैंक कौन है जिसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप कहिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। इसमें एकमात्र ऐसा पेमेंट बैंक है जिसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। अभी तक कुल कितने बैंक हैं? 6 पेमेंट बैंक हैं। पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 100% हिस्सेदारी किसका है? भारत सरकार की है। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं या मेरे हाथों से लिखा हुआ, हम भी पढ़े हैं किसी टीचर से, तो आप लोग के सामने वीडियो दे रहा हूँ। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक तो हो गया आपका पेमेंट बैंक, दूसरा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब समझते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन आएगा लघु वित्त बैंक का निर्माण किस कमेटी के आधार पर किया गया था? तो कहिएगा उषा थोराट कमेटी के आधार पर। इसके लिए पूंजी चाहिए 200 करोड़। पहला लघु वित्त बैंक का नाम क्या है? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी तक कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो 11 वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। यह क्या करता है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। ठीक है, सभी प्रकार के जो बैंकिंग सेवा होती है वो प्रदान करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन पेमेंट बैंक सभी प्रकार की बैंकिंग सेवा प्रदान नहीं करता है। एक होता है विदेशी बैंक। फॉरेजन बैंक क्या है? ऐसा बैंक जिनका मुख्यालय विदेशों में होता है उसको फॉरेजन बैंक कहते हैं। जैसे HSBC बैंक, स्टैंडर्ड एंड कैरेक्टेड बैंक, इट इज़ देख लीजिए ऐसा है। ये सब विदेशी बैंक हैं। एक मेन इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम लोग जानते हैं इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, रीजनल रूरल बैंक, RRB। इसको ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुआ है किस कमेटी के आधार पर हुआ है? तो कहिएगा नरसिम्हन कमेटी के आधार पर हुआ है RRB की स्थापना। RRB की स्थापना सबसे पहले 1975 में हुआ था। उस समय 5 गो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया था। 1975 में स्थापना हुआ है, 5 गो RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया है। देखिए, पहला बनाया गया था गोरखपुर यूपी में, दूसरा मुरादाबाद यूपी में, तीसरा जयपुर में, चौथा भिवानी हरियाणा में पड़ता है, पाँचवा मालदा वेस्ट बंगाल साइड में। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? आखिर ये पाँचों में जो निर्माण हुआ था 1975 में, तो सबसे पहले भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद, ये था प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन आता है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में। और जितने भी RRB होते हैं, बैंक होते हैं, सबका एक प्रायोजक बैंक होता है, स्पॉन्सर बैंक होता है। तो ये जो पहला जो ग्रामीण बैंक बना था मुरादाबाद में, इसका प्रायोजक बैंक था PNB। देखिए, क्वेश्चन आते रहता है। अभी तक कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना है? 43। 1 मई 2025 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या अब 28 हो गया है। ये सब ध्यान रखेंगे। ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? तो कहेंगे RRB एक्ट 1976 के तहत। कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कैसे होता है? तो देखिए, इसके लिए पूंजी जो केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसकी हिस्सेदारी इसमें 50% होती है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है 15% होती है। और एक बैंक होता है प्रायोजक बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसकी हिस्सेदारी 35% होती है। टोटल मिला देंगे तो 100%। जो प्रायोजक बैंक होता है यह कौन कौन हो सकता है? ये पब्लिक सेक्टर का भी बैंक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक हो सकता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कि देख रेख और नियंत्रित कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको RBI नहीं कहेंगे। जो हमारा क्षेत्रीय बैंक होता है ग्रामीण बैंक, उसको देख रेख और कंट्रोलिंग है नाबार्ड बैंक के पास। उसको देख रेख कौन करता है? नाबार्ड करता है। तो इस तरह से हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण RRB बैंक के बारे में बताएं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब एक बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? तो देखिए, इस बैंक का जो लक्ष्य होता है व्यापार करना नहीं होता है। यह बैंक सामाजिक कल्याण के लिए लाया जाता, मतलब बनाया गया है। इसमें ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस होता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक करता है, जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। 2019 से पहले कोऑपरेटिव बैंक का जो रेगुलेट करता था वह नाबार्ड करता था। ठीक है। अब अगला बैंक होता है डेवलपमेंट बैंक, विकासशील बैंक। विकासशील बैंक में देखिए कौन कौन सा बैंक है? नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम हो गया, IFCI हो गया, NHB हो गया, नैबफीड हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम इतना ही वीडियो आप लोग के पास यूट्यूब पर रख रहे हैं। आप इसको देखेंगे, उसके बाद आप अपना मैसेज करिएगा, बताइएगा, तो इसके बाद हम आगे का वीडियो डालेंगे। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा।
और एक अच्छा सा इकोनॉमिक्स का मेरे पास नोट्स है, उसको हम बहुत कम समय में इस तरह से रखना चाह रहे हैं आप लोगों के पास। थोड़ा सा समय दीजिए, इसको पढ़िए, बहुत आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सब अलग अलग किया हुआ है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से और आते रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।